हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की जो NCERT है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका 4th चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया था इन अवर प्रीवियस वीडियो एंड सॉरी 5th चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था एंड जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द मंगोल्स, राइट। तो जो मंगोल एम्पायर है, राइट, उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि जो नोमैडिक एम्पायर्स होती हैं, ये हमारा चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 5 का। उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। एक्चुअल में जो नोमैडिक लोग होते हैं, जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, उनके साथ जो है एम्पायर वर्ड यहाँ पे क्यों लगाया गया था बाय द हिस्टोरियंस, वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी, उन चीज़ों को हमने यहाँ पे समझा था इन अवर प्रीवियस वीडियोस। एंड इनके बारे में जो मंगोल ट्राइब है, जो कि एक नोमैडिक ट्राइब थी, जो कि हमेशा मूवमेंट पे रहती थी एंड वो जो किस तरह से अपनी बड़ी एम्पायर बनाते हैं एंड इनके बारे में मंगोल जो ट्राइब के जो एम्पायर है उनके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है, कौन से सोर्सेज से हमें मिलती है, वो चीज़ें हमने जो है इन अवर प्रीवियस वीडियो वो चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की थी। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशल एंड द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द मंगोल एंड इनके एम्पायर के बारे में हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ी सी देख लेते हैं। So in the early decades of the 13th century, the great empires of the Euro-Asian continent realized the danger posed to them by the arrival of new political power in the steppes of Central Asia. तो यहाँ पे जो है ना, जैसे कि 13th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स में जो यूरो एशियन मीन यूरोप में एंड एशिया में जो भी छोटी मोटी यहाँ पे एम्पायर्स थी, उन्हें जो है ना एक नई पॉलिटिकल पावर से जो है नया खतरा यहाँ पे जो है ना वो एक तरह से मिलना स्टार्ट हो जाता है, चैलेंज मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? इन द स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया की जो स्टेप्स थी, यहाँ पे जो ग्रास लैंड्स थी, वहां से जो है इन्हें एक काफी खतरा जो है ना वो अब दिखाई देता है। वो कौन से थे? वो कौन थे यहाँ पे? गेंजिस खान, जिन्होंने मंगोल पीपल को जो है ना यहाँ पे अच्छे से यूनाइट किया था। तो गेंजिस खान जो है ना इनका एक पॉलिटिकल विजन था। उन्होंने पहले से ही मन में सोच रखा था कि वो जो है ना एक बड़ी एम्पायर यहाँ पे बनाएंगे। एक तरह से वेंट फार बियॉन्ड द क्रिएशन ऑफ द कॉन्फेडरेसी ऑफ मंगोल ट्राइब इन द स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया। वो जस्ट एक कॉन्फेडरेसी नहीं बनाना चाहते थे, वो जस्ट ट्राइब तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। वो ये बोलते थे कि मुझे भगवान ने यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करने के लिए भेजा है, ऐसा वो बोलते थे। ये चीजें उनके माइंड में थी, तो पहले से ही जो है ना उन्होंने पॉलिटिकल विजन यहाँ पे बना के रखा हुआ था। So, even though his own lifetime was spent consolidating his hold over the Mongol tribes, तो पूरी लाइफ जो है उन्होंने although यहाँ पे मंगोल ट्राइब को कंसोलिडेट करने में ही स्पेंड की है। एंड फिर उसके बाद में चाइना, नॉर्थ चाइना जो है ना, वहाँ पे वो वाले एरियाज इनके अंडर थे। ट्रांसोक्शियाना एरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईस्टर्न ईरान हो गया एंड रशिया के कुछ स्टेप्स एरिया हो गए। तो वहाँ पे जो है ना कैंपेन्स करते हुए अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड किया है। एंड उसके बाद जो उनके डिसेंडेंट्स आते हैं, उनके जो बेटे हो गए, उनके आगे जो ग्रैंडसन्स हो गए, उन्होंने ही जो है ना गेंजिस खान का जो विजन है ना वो बाद में जाके फुलफिल किया था। एंड उन्होंने एक लार्जेस्ट एम्पायर जो थी ना वर्ल्ड की, वो यहाँ पे दिखाई थी, वो यहाँ पे बनाई थी, जैसी एम्पायर किसी ने भी जो है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे नहीं देखी थी। So it was in the spirit of the Genghis Khan ideals that his grandson Mongke, तो इनके ग्रैंडसन थे मोंगके, उन्होंने जो है ना अपने जो दादा थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके आइडल्स को अपने मन में जो है पहले से ही बिठा के रखा हुआ था। एंड वो उन्होंने जो है ना उनके एम्पायर को आगे ले जाके बहुत बड़ा किया था। एंड उन्होंने एक फ्रेंच रूलर को भी वॉर्न किया था, जिनका नाम था लुइस। एंड वो बोलते हैं डैट इन हेवन देयर इज ओनली वन इटर्नल स्काई। जैसे कि पूरा हेवन में जो है ना एक ही इटर्नल स्काई है। एंड ऑन दी अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पे उसका एक ही मालिक है, एक ही लॉर्ड है। वो कौन है? वो है गेंजिस खान, जो कि इस हेवन का सन है, इस पूरे संसार का बेटा है। एंड भगवान ने उसे यहाँ पे रूल करने के लिए भेजा हुआ है। ऐसे वो जो है ना रूलर्स को डराते थे ये चीजें कह के। एंड ये जो है ना ऐसा नहीं है कि जो गीदड़ भभकियाँ होती है वो जस्ट ऐसा ये नहीं थी, एम्प्टी थ्रेट्स नहीं थे। इवन इन्होंने जो है ना काफी कैंपेन्स भी किए हुए थे एंड वो कैंपेन्स जो है इनके वो काफी सक्सेसफुल भी रहते हैं। एंड इनके एक और ग्रैंडसन थे गेंजिस खान, उन्होंने जो है ना रशिया की लैंड को अप टू दी मॉस्को, राइट, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि रशिया की लैंड को अप टू दी मॉस्को, राइट, वो सारा जो है डिवास्टेट किया था।
एंड पोलैंड को सीज किया था, हंगरी को जो है सीज किया था एंड कैम्प्ड आउटसाइड दी वियना, एंड ऑस्ट्रिया में जो है वियना एरिया जो है ना वहां तक इन्होंने अपने कैंप्स जो है वो बिछा रखे थे। तो ये एम्प्टी थ्रेट्स नहीं थे इनके, इन्होंने ये जो है सक्सेसफुल भी रहते हैं अपने कैंपेन्स में, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ये रहे थे। सो 13th सेंचुरी में तो ऐसा लगता था कि जो इटर्नल स्काई है, जो बड़ा स्काई है यहाँ पे, पूरा संसार जो है ना वो मंगोल्स की साइड पे ही है। इवन जो चाइना के कई सारे पार्ट्स हो गए, मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, वो जो है ना एक तरह से सारा गेंजिस खान के कॉन्केस्ट के अंडर ही आ जाता है, उनके उनके अंडर ही यहाँ पे आ जाता है, राइट। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं डैट कि मंगोल्स जो है उन्होंने एक इतनी बड़ी एम्पायर जो है ना वो किस तरह से क्रिएट की थी, क्योंकि इनसे पहले भी एक ऐसे ही रूलर थे जिनका नेम था अलेक्जेंडर, एंड वो भी बोलते थे कि मैं वर्ल्ड कंकर करना चाहता हूँ, पूरे संसार को कंकर करना चाहता हूँ। बट उनकी अचीवमेंट्स को इन मंगोल्स ने जो है ना ड्वार्फ कर दिया था, बोना कर दिया था, मीन उनसे भी कहीं ज्यादा जो है इन्होंने अचीव किया था। सो इवन जो है ये जो मंगोल ट्राइब थी वो काफी पुरानी है, ओके, एंड प्री इंडस्ट्रियल एज में ही जो है ये मंगोल ट्राइब यहाँ पे हुआ करती थी, एंड उस समय में कुछ भी टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशंस नहीं थी, कुछ भी नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे नहीं आई थी। तो फिर उन्होंने जो है कौन सी स्किल्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया था अपने पूरी एम्पायर का प्रशासन चलाने के लिए, एंड इतनी वास्ट डोमिनियन को जो है कंट्रोल करने के लिए कौन सी जो स्किल्स का यहाँ पे उन्होंने यूज किया था। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन ये वाला था, एंड दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है। उसके बाद में जो है जैसे कि आपको पता है कि यूरो एशिया एरिया इनके अंडर था, एंड फिर इतना डाइवर्स सोशल एंड रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं इतने इनके अंडर बहुत ज्यादा थे। इवन चाइना हो गया, एंड यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रिया हो गया, पोलैंड हो गया, राइट, मंगोलिया हो गया। तो वो सारी चीजें, वो सारी जो कंट्रीज हैं वो इनके अंडर हुआ करती थी। तो वहां पे जो है ऑब्वियसली काफी सारे सोशल एंड रिलीजियस ग्रुप्स रहे होंगे, तो उनके साथ किस तरह से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था। तो हम अपनी जो डिस्कशन है ना सबसे पहले एक इनके सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में जो है पहले पढ़ेंगे, वहां से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, मंगोल्स के बारे में पढ़ेंगे, गेंजिस खान के बारे में पढ़ेंगे कि मंगोल्स होते कौन है, ये ट्राइब कौन सी है, कहाँ से ये बिलोंग करते थे एक्चुअली, कहाँ पे ये रहते थे, एंड हु डिड दे इंटरेक्ट विद, एंड हाउ डू वी नो अबाउट देयर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, किनके साथ इनका इंटरेक्शन ज्यादा था, एंड इनके सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के बारे में हमें जो है कैसे पता चला है। तो यही क्वेश्चंस के आंसर पहले फाइंड करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो मंगोल्स जो हैं यहाँ पे जो है काफी डाइवर्स बॉडी थी लोगों की, एंड लिंक्ड बाय द सिमिलरिटीज ऑफ द लैंग्वेज। तो इन ट्राइब्स के जो है लिंक किस तरह से बने थे, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती थी वो ऑब्वियसली उनमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती थी, जैसे कि तातर्स, खितान, मांचूज हो गया, एंड टर्किक ट्राइब्स जो होगी, राइट, ये डिफरेंट ट्राइब्स जो थी वो सारी मंगोल्स के अंडर ही आती थी। तो अब ये जो मंगोल्स थे इन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो ये जो है ये पेस्टोरलिस्ट थे, राइट, एंड दूसरे जो थे वो हंटर गैदरर्स थे। 2 तरह की हम यहाँ पे इन्हें 2 तरह से इनके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, एंड एक तो पेस्टोरलिस्ट थे, दूसरे यहाँ पे हंटर गैदरर्स थे। तो ऑब्वियसली जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं उनके पास हॉर्सेज एंड शीप होती हैं, एंड एक तरह से दे नोमैडिस्ट इन द स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया के जो स्टेप्स हैं, जो इनके ग्रासलैंड्स हैं, वहां पे जो है ये नोमैडाइज्ड करते थे। नोमैडाइज्ड मीन ये मूव करते रहते थे अकॉर्डिंग टू द सीजन, एंड दिस वाज अ मैजेस्टिक लैंडस्केप विद द वाइड हॉरिजन। काफी बड़ी लैंडस्केप थी ये, एंड इवन अभी भी है, एंड काफी जो है वाइड स्कोप था। प्लेन्स थे यहाँ पे, एक तरफ यहाँ आपको स्नो केप्ड अल्टाइन माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, दूसरी तरफ आपको एरिड गोबी डेजर्ट जो है देखने को मिल जाएगा साउथ में। रिवर्स जो थी ओनोन एंड सिलेंगा रिवर्स जो है वो भी आपको यहाँ पे सेंट्रल एशिया में देखने को मिल जाएंगी। तो काफी अच्छी लैंडस्केप थी ये। वाइड हॉरिजन्स जो है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, वैरायटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये वहां से जो है बिलोंग करते थे। एंड अगर हम हंटर गैदरिंग की बात करें, जो हंटर गैदरर्स थे तो वो जो है ना साइबेरियन फॉरेस्ट जो है ना वहां पे वो रहते थे, टू द नॉर्थ ऑफ द पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट जहां पे रहते थे उनके नॉर्थ की तरफ जो है ये रहा करते थे साइबेरियन फॉरेस्ट में। तो काफी हम्बलर लोग थे ये, एंड इनका जो मोस्टली लिविंग थी ना वो व्यापार के ऊपर डिपेंड होती थी। जो एनिमल्स के जो फर होते हैं ना उनका ये व्यापार किया करते थे,
एंड यहाँ पे इस रीजन में नॉर्थ की तरफ जो रीजन है ना, पूरे रीजन में आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलेगा एंड हार्श लॉन्ग विंटर्स होती थी यहाँ पे एंड इवन जो ड्राई समर्स थी ना वो काफी छोटी हुआ करती थी, राइट। सो एग्रीकल्चर वाज पॉसिबल इन द पेस्टोरल रीजन्स। तो हाउएवर ये जो लोग जो है ना खेती भी कर सकते थे, पेस्टोरल रीजन्स में एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल था, बट ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ द ईयर। बट मंगोल्स ने जो है ना फार्मिंग को नहीं अपनाया था एंड ना ही हंटिंग, जो हंटर गैदरर्स थे ना ही जो पेस्टोरल थे, दोनों ने ही यहाँ पे इस चीज को नहीं अपनाया था। एंड ज़्यादा इनकी डेंस पॉपुलेशन भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा बड़ी सिटीज़ में भी नहीं रहा करते थे, ये मोस्टली टेंट्स में रहते थे एंड अपने हर्ड्स के साथ ये ट्रैवल किया करते थे फ्रॉम देयर विंटर टू द समर पास्चर लैंड्स, राइट। तो सीजन के अकॉर्डिंग जो है ना ये यहाँ पे ट्रैवल किया करते थे। एंड एथनिक एंड लैंग्वेज टाइज जो होते हैं उनकी वजह से जो ये मंगोल पीपल हैं आपस में यूनाइटेड रहते थे, बट दिस कास्ट रिसोर्सेज मीन दैट देयर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द पैट्रिलिनियल लाइनेजेस, राइट। इवन यहाँ पे थोड़ी बहुत डिवीजन भी थी इनकी सोसाइटी में, कुछ यहाँ पे ज्यादा रिचर फैमिलीज थी, कुछ यहाँ पे जो है ना कम रिचर फैमिलीज थी। तो इनकी जो रिचनेस थी ना वो किस तरह की, किस चीज से मापी जाती थी, जिन लोगों के पास ज्यादा एनिमल्स होते थे, इनके पास ज्यादा पास्चर लैंड्स होती थी, उन्हें रिच माना जाता था। जिनके पास कम एनिमल्स होते थे या फिर कम लैंड होती थी वो गरीब लोग होते थे, राइट। सो ऑब्वियसली अब जो है इनके फॉलोअर्स भी हुआ करते थे, ज्यादा जो रिचर लोग होते हैं उनके फॉलोअर्स भी होते हैं, राइट। एंड कई बार पीरियोडिक नेचुरल कैलामिटीज भी यहाँ पे आती हैं, जैसे कि हार्श एंड कोल्ड विंटर्स हो गई एंड या फिर ड्रॉट यहाँ पे कभी पड़ गया। तो फिर क्या होता था, ऑब्वियसली ग्रासलैंड बहुत कम होती है जब कभी भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है। तो ऑब्वियसली उस समय में यहाँ पे जो है ना पास्चर लैंड के ऊपर को लेके जो है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी यहाँ पे कभी कभी देखने को मिलते थे एंड इवन जो है ना ये प्रेडेटरी रेट्स जो होती है ना वो भी किया करते थे इन द सर्च ऑफ अ लाइव स्टॉक, राइट। एंड ग्रुप्स ऑफ फैमिली वुड ओकेजनली अलाई, एंड कई बार फिर जो है ना फैमिलीज के कई ग्रुप्स जो होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते थे, अलग गठबंधन बना लेते थे, अलाई कर लेते, संधियां कर लेते थे फॉर द ऑफेंसिव एंड द डिफेंसिव पर्पसेज ऑल्सो। जब एक दूसरे के ऊपर जो है ये हमले करेंगे तो पास्चर लैंड की वजह से कंफ्लिक्ट भी होते थे ना, तो फिर ये जो अलाइज भी कर लेते थे, कुछ अलग ग्रुप्स में चले जाते थे, कुछ अलग ग्रुप्स में चले जाते थे, राइट। सो द साइज ऑफ द गेंजिस खान कॉन्फेडरेशन ऑफ मंगोल। तो अगर हम मंगोल्स की बात करें, गेंजिस खान की जो कॉन्फेडरेशन का जो साइज था ना वो बहुत बड़ा था, राइट। एंड ऑब्वियसली जो टर्किश ट्राइब्स थी यहाँ पे, जिसके बारे में हमने अपने 4th चैप्टर में पढ़ा है, तो पूरा एरिया जो है ना वो ऑब्वियसली मैच भी करता है, जितना एरिया उनके अंडर था उतना एरिया इनके अंडर भी था। बट टर्किश ट्राइब के अंडर काफी देर के बाद में, जब उनकी जो एक तरह से एम्पायर खत्म होने वाली थी, डिक्लाइन हो रही थी, तब जाके उनके पास ये एरिया आया था। सो इट वॉज स्टेबल इनफ, बट इनकी जो गेंजिस खान की जो एम्पायर थी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। इनके पास जो है एक लार्जर आर्मीज हुआ करती थी, इनके पास जो है सुपीरियर इक्विपमेंट भी यहाँ पे हुआ करते थे एंड कॉम्प्लेक्स एगेरियन इकोनॉमीज को भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया था, काफ़ी अच्छे से संभाला था उसे। एंड इवन जो सेडेंट्री सोसाइटीज होती हैं दैट वर क्वाइट डिस्टेंस फ्रॉम देयर ओन सोशल एक्सपीरियंस एंड द हैबिटेट। तो जो नई टोटली चेंज सोसाइटीज जो होती हैं, इनकी अपनी सोसाइटी से टोटली डिफरेंट सोसाइटीज जो होती हैं ना, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को भी इन्होंने अच्छे से एडमिनिस्टर किया था, राइट। तो दैट इज वाई इनकी जो एम्पायर थी वो बहुत ज्यादा स्टेबल थी देन द टर्किश ट्राइब्स। So, although the social and political organizations of the nomadic and the agrarian economies were very different, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी इन नोमैडिक ट्राइब्स की। दूसरी तरफ जो एगेरियन इकोनॉमीज थी, जैसे कि चाइना हो गया, उनकी एगेरियन इकोनॉमी थी, तो इनका जो है ना सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती हैं एंड एक दूसरे के साथ जो है ना ये फिर अच्छे टाइज भी बना के रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड भी रहते हैं। जब इन नोमैडिक लोगों को जो है ना अनाज की ज़रूरत पड़ती थी तो वो ये एगेरियन इकोनॉमीज के पास जाते थे। तो जब एगेरियन इकोनॉमीज को जो है जैसे कि कुछ भी जैसे कि हम बोल सकते हैं एनिमल्स प्रोड्यूस की जरूरत पड़ती थी तो वो इनके पास आती थी, तो एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस भी थे इनके, तो कई बार कन्फ्लिक्ट्स भी यहाँ पे होते थे, राइट। सो agriculture produce and iron utensils from the China were exchanged for the horses, furs and game trapped in the steppe, right? तो ऑब्वियसली कॉमर्स जो होता है वो भी विदाउट टेंशन नहीं होता है, तो यहाँ पे कई बार इनके कन्फ्लिक्ट्स भी होते थे, जो चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।
So, nomads on the other hand could retreat away from the zone of conflict with the marginal losses. तो जब यहाँ पे conflicts भी होते थे तो उस समय में जो चाइना है, जो एक एरियन इकोनॉमी होती है जो कि एक जगह पे सेटल डाउन होती है, उन्हें ज़्यादा नुकसान होता था देन दी नोमैडिक ट्राइब्स, क्योंकि जो नोमैड्स होते हैं वो तो पहले ही मूवमेंट पे रहते हैं, तो वो जब कभी भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स आते थे तो वो जो है वहाँ से भाग जाते थे, वो रिट्रीट हो जाते थे एंड उनका जो लॉस है वो भी बहुत कम हुआ करता था। सो थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री चाइना जो है उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है फ्रॉम द नोमैड इंट्रूजन्स एंड डिफरेंट रिजाइम्स इवन एज अर्ली एज द 18th सेंचुरी BCE। एंड फिर उसके बाद में जो है चाइना ने फिर धीरे धीरे अपने फिर किलाबंदी भी करनी स्टार्ट कर दी थी अपने लोगों को, उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, राइट वो उन्होंने क्यों बनाया था? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जो प्रजा है, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इस तरह के इंट्रूजन से, राइट, बचाने के लिए उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ पे बनाई थी। ओके, तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। सो मिलते हैं फिर दी सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।